अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि मार्केट क्यों पंप हुई है, इसका जो एग्ज़ैक्ट रीज़न है मार्केट किस वजह से पंप हुई है, ये आपको बताऊँगा और उसके साथ-साथ अल्ट कॉइन्स भी जितने हैं। दूसरा आपको ये बताऊँगा कि डॉजकॉइन क्यों पंप हुआ है। तीसरा आपको ये बताऊँगा कि बीयूएसटी पे जो अटैक हुआ है, बीयूएसटी पे जो इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई है, वो किस वजह से हुई है, उसका मेन रीज़न क्या है। इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगी, बहुत रेयरली आपको इस तरह का कोई कंटेंट प्रोवाइड करेगा। मैं आपको ये डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो टेलीग्राम का चैनल है मेरा, इसको ये सिग्नल का चैनल है, कभी-कभार इसमें परफेक्ट एक्यूरेट कॉल्स बताता हूँ। तो मैटिक का लास्ट इसमें मैंने सिग्नल दिया था, $1.15 की रेंज बताई थी और $1.14 के अराउंड गया है और सेकंड एंट्री डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मैंने उसकी 1.13 बताई थी और एक्जैक्टली 1.13 पे गया है और उसमें से बाउंस बैक होके $1.25 पे आप चल रहा है। खैर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डॉजकॉइन पंप होने का रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि इलॉन मस्क ने 2-3 पिक्चर्स जो है ना डॉग की पोस्ट की हैं ट्विटर पे, इस वजह से डॉजकॉइन पंप हो गया। द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज अमेजिंग। इस तरह की कुछ पिक्चर्स उसने 3-4 घंटे पहले की ये पिक्चर्स हैं। इसने शेयर जैसे किए उसी वक्त डॉजकॉइन की प्राइस आपको देख सकते हो, उसमें इस तरह से उछाला है और डॉजकॉइन सीधा यहाँ तक जो है ना उसने एक विक बनाई है और अब वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये एक रीज़न हो गया। अब बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स की। अब अब स्टेबल कॉइन का आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बेसिकली जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आने वाले दिनों में आप इसको एज़ अ सिग्नल भी आप अभी इसको समझोगे तो एज़ अ सिग्नल आप इसको यूज़ कर सकोगे या मार्केट से एग्जिट कर सकोगे इस स्टोरी की बिना पे, ठीक है? तो बेसिकली स्टेबल कॉइन और जो मार्केट जिस वजह से पंप हुई है उस वो भी जो नैरेटिव है वो इसी से मिलता-जुलता है, वो मैं आपको समझाऊँगा। तो स्टेबल कॉइन बेसिकली क्या है? सबसे पहले ये आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। स्टेबल कॉइन वो कॉइन्स होते हैं, वो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जिनके पीछे बैकिंग किसी डेवलप्ड नेशन की करेंसी की हो और ज़रूरी नहीं होता कि करेंसी की बैकिंग हो, किसी कमोडिटी की हो सकती है, किसी एंटिटी की हो सकती है, जो डॉलर में कन्वर्ट हो सके या उस नेशन की, उस कंट्री की जो करेंसी है, फियाट करेंसी है, उसमें कन्वर्ट हो जाए वो डेरिवेटिव्स या कुछ भी, कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मेटल है, गोल्ड है, कुछ भी है, उसकी बैकिंग होगी तो किसी भी ऐसी चीज़ की बैकिंग जब होती है, तो उसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। आजकल जो हम स्टेबल कॉइन देखते हैं उसके पीछे मोस्टली डॉलर की बैकिंग होती है। वो डॉलर पैक्ट होते हैं। जैसे मोस्टली 3 मेजर मतलब स्टेबल कॉइन है। एक हो गया यूएसडीटी, एक यूएसडीसी हो गया और एक हो गया आपका बीयूएसडी। अब यूएसडीटी जो है वो एक टीथर कंपनी है, वो बनाती है। इसी तरह यूएसडीसी जो है वो सर्कल एक कंपनी है, वो बनाती है और इसी तरह पैक्सोस एक कंपनी है जो बीयूएसडी बनाती है। अब तीनों मेजर कॉइन्स हैं और इन तीनों के पास रिजर्व्स हैं। इन तीनों जो स्टेबल कॉइन्स हैं, इन तीनों के पास उतने रिजर्व्स हैं, यानी जितने भी इन्होंने बीयूएसडी मिंट किए हैं या प्रिंट किए हैं या इशू किए हैं, उतनी की बैकिंग डॉलर की बैकिंग इनके पास है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये सवाल जो है वो मेन ये है कि बीयूएसडी को क्यों अटैक किया गया, उसका रीज़न क्या है? तो उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो यूएसडीटी है ना, यूएसडीटी जो कंपनी इशू करती है वो यूएस नेशनल की है, ठीक है? और इसी तरह जो सर्कल यूएसडीसी जो कंपनी है, उसको जो कंपनी इशू करती है वो सर्कल है और वो भी यूएस नेशनल है। अब बेसिकली जो बीयूएसडी है, बीयूएसडी जो कंपनी इशू करती है वो उसका नाम है पैक्सोस और उसके 2 ओनर है। एक तो 2 एंटिटीज़ उसको रन करती हैं एक तरह से। एक तो पैक्सोस है और उसका जो ओनर है वो यूएस नेशनल है, लेकिन जो दूसरी इसकी जो एंटिटी है वो है बाइनेंस। ये एक रीज़न है और इसको क्यों बेसिकली अटैक किया गया? इसको अटैक इस वजह से किया गया कि अब सीज़ी बेसिकली जो है वो अब यूएस कभी भी नहीं चाहता कि बाइनेंस के पास इतना कंट्रोल हो कि वो मतलब फाइनेंशियल जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर को जो है ना स्टेबल कॉइन पे उसका कंट्रोल हो। बाइनेंस बेसिकली सिंपली यूएस कभी भी नहीं ये चाहता कि बाइनेंस का या सीजी का या कोई भी जो आउट ऑफ यूएस नेशनल हो उसका कंट्रोल हो स्टेबल कॉइन्स पे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो स्टेबल कॉइन्स का ही है। आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि दुनिया की हर कंट्री का एक स्टेबल कॉइन होगा। अब रशिया होगा वो रबल की बैकिंग पे एक स्टेबल कॉइन इशू कर देगा। चाइना जो होगा वो युआन की बैकिंग पे कर देगा। फिलहाल यूएस ये चाह रहा है कि दुनिया में जितने भी स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर हों वो यूएस की डॉलर की बैकिंग पे हों। एक तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उसके पीछे जो बैकिंग हो डॉलर की हो, डॉलर पैक्ट हो और दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो कंपनी वो स्टेबल कॉइन इशू करे वो यूएस नेशनल की हो। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। सीजी बेसिकली कनेडियन नेशनल है, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो चाइना से मिलती हैं। तो ये बेसिकली जो एंगल बन रहा है यूएसडी पे जो अटैक का जो एंगल बन रहा है वो चाइना वर्सेस यूएस का एंगल बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे सीजी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं आपको डी कोड करके समझा देता हूँ। उसने ये बात बोली है कि गिवन द ऑनगोइंग रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इज इन सर्टेन मार्केट्स वी विल बी रिव्यूइंग अदर प्रोजेक्ट्स इन दोज ज्यूरिसडिक्शंस टू इंश्योर आवर यूजर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम एनी अनड्यू हार्म। अब इसमें इसका मतलब ये है कि सीजी ये कह रहा है कि इन फ्यूचर वो अपने जो पोर्टफोलियो को अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन इशू करेंगे। बेसिकली उनका मतलब ये है कि अब सीजी इन फ्यूचर मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन इशू करेगा मुख्तलिफ करेंसी की बैकिंग पे। यानी कि अब बाइनेंस इस वक्त 2 बड़ी कंट्रीज से जो है ना रजिस्टर्ड है, एक इटली से और दूसरा यूएई से। अब इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं कि एक यूएई की करेंसी की बैकिंग पे एक स्टेबल कॉइन बाइनेंस जारी कर देगा और एक हो सकता है कि इटली की यानी यूरो की बैकिंग पे भी एक स्टेबल कॉइन बाइनेंस जारी कर दे। और हो सकता है कि जितनी भी कंट्रीज़ पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन फ्यूचर उन कंट्रीज़ से अगर उन कंट्रीज़ में बाइनेंस रजिस्टर हो जाता है तो डेफिनेटली सीजी ये करेगा कि उन कंट्रीज़ से भी उन कंट्रीज़ की करेंसी की बैकिंग पे स्टेबल कॉइन जारी करता जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तो कोई भी एक कंट्री जो है ना वो सीजी की जो बेसिकली ये इतनी बड़ी फर्म है, बाइनेंस इतनी बड़ी क्रिप्टो की सबसे बड़ी फर्म है, सबसे बड़ी कंपनी है और इसको उस तरह से तबाह नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब जब किसी आपका सारा पैसा एक जगह पे लगा हो ना,
यानी जैसे कहते हैं कि क्रिप्टो में डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो इसी वजह से कहा जाता है कि आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो, कॉइन्स भी अगर बाय करते हो तो मुख्तलिफ अच्छे कॉइन्स बाय करो, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करो। तो वो अब बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसी करती हैं कि वो भी अपना पैसा, अपने जो रिजर्व्स होते हैं वो सारे एक ही चीज़ में नहीं रखते। अब बाइनेंस के पास कोई $17 बिलियन से भी ज़्यादा की BUSD है। अगर BUSD वैसे तो क्रैश नहीं हो सकता क्योंकि BUSD एक ऑडिटेड स्टेबल कॉइन है और इसकी बैकिंग पे उतने डॉलर मौजूद है। अगर कोई इसको सेल भी करना चाहे BUSD को, तो जितने भी BUSD, अगर सारे के सारे BUSD भी सेल हो जाएं, तो जितने भी इसके BUSD के कस्टमर्स हैं या इसको जो होल्ड किया हुआ है BUSD को लोगों ने, उनको उतने डॉलर्स उसी वक्त उतने डॉलर्स मिल जाएंगे और BUSD इजीली सेल हो जाएगा और ये कभी भी क्रैश नहीं होगा। और ये 100 जो $1 BUSD इज इक्वल टू जो $1 है वो इतना ही रहेगा। अब जो मैंने आपको बताया कि सबसे सेफेस्ट स्टेबल कॉइन कौन सा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से USDT सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, क्योंकि मुझे वो आर्टिकल नहीं मिला, बहुत टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यूएस ने ये बोला था कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद USDT। और उसकी वजह ये है कि एक तो USDT जो है वो US नेशनल के अंडर है, ठीक है। तो बेसिकली US ये चाह रहा है कि जितने भी USDT इशू करने वाली कंपनी है वो उनके कंट्रोल में रहें। और इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लोकेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास USDT है और आपको इलीगल काम कर रहे हो, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपने इलीगल तौर पे की है, तो आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपका जो USDT का एड्रेस है उसको ब्लॉक किया जा सकता है और आपकी ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब USDT और सर्कल दोनों, USDC और USDT दोनों, इन पे यूएस का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। और इसको आप डिसेंट्रलाइज एक करेंसी भी नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आपके नेटवर्क को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके पास USDT है या आपके पास USDC है तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। और यूएस का इसका पूरा इस पे USDT पे और USDC पे पूरा कंट्रोल है। अगर कोई भी ऐसा एड्रेस है USDT यानी टीथर का कोई भी एक ऐसा एड्रेस है जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो यूएस उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि आने वाले टाइम में जिस भी मुल्क की फियाट करेंसी पे जो स्टेबल कॉइन बना होगा वो करेंसी पॉपुलर होगी दुनिया में, ठीक है। उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जिस तरह आज की डेट में डॉलर है ना, हर कोई डॉलर को प्रेफर करता है। आने वाले टाइम में वो करेंसी दुनिया में राज करेगी, फियाट करेंसी की बात कर रहा हूँ, जिसकी बैकिंग पे स्टेबल कॉइन बना होगा और वो स्टेबल कॉइन जो सबसे पॉपुलर होगा। जैसे आज की डेट में USDT सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आने वाले टाइम में USDT इसी तरह पॉपुलर रहा और इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई तो US डॉलर को फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी बैकिंग पे US डॉलर होता है, ठीक है। उतने डॉलर होते हैं, रिजर्व में रखने पड़ते हैं जितने USDT प्रिंट होते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो पावर है ना, फाइनेंशियल पावर है ना, ये डिवाइड हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि अब चाइना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रशिया भी स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऐसा होगा कि चाइना युआन पे जो उनकी करेंसी है चाइनीज़ की, उसकी बैकिंग पे एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे और पूरी दुनिया में पॉपुलर होगा। उसकी वो मतलब उसको वो पॉपुलर करवाएंगे, ठीक है। चाइना में तो डेफिनेटली वही यूज़ होगा, क्योंकि वो बाकी सारी करेंसीज को शायद बैन कर दें, वो मतलब वो उसका यूजेज ही बंद कर दें। तो ऐसी सूरत में चाइना में तो एटलीस्ट वो, अब चाइना की अपनी पॉपुलेशन इतनी है तो सिर्फ वो चाइना में भी एक चाइनीज़ यानी कि करेंसी, अगर चाइनीज़ स्टेबल कॉइन आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो स्टेबल है तो लोग उसको यूज़ करेंगे। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि हम BUSD यूज़ कर रहे हैं या USDT यूज़ कर रहे हैं। हमारे लिए मैटर ये करता है कि वो अगर वो स्टेबल रहता है तो फिर हमारे लिए ओके है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर श्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से श्योरिटी मिल जाए कि ये कॉइन स्टेबल रहेगा, जैसे चाइनीज़ को मिल जाए कि ये चाइना का जो स्टेबल कॉइन है वो स्टेबल रहेगा, तो वो तो उसी को यूज़ करेंगे। इसी तरह आने वाले टाइम में रशिया वाले रबल की बैकिंग पे जो उनकी करेंसी है उस पर एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देंगे। इस तरह यूरोपियन जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपनी करेंसी को प्रेफर करेंगे, यूरो की बैकिंग पे स्टेबल कॉइन्स निकाल लेंगे। इसी तरह US, अब टीथर जो है उसकी बैकिंग, टीथर जो है ना उसकी बैकिंग पे डॉलर है, तो टीथर चलता रहेगा US की तरफ से। तो दुनिया में मेरे हिसाब से फाइनेंशियल पावर जो है वो किसी ना किसी हद तक डिवाइड हो जाएगी आने वाले टाइम में। और एक जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, यानी कि किसी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी का कंट्रोल पूरी दुनिया की एक ग्लोबल फाइनेंशियल, जो बेसिकली ग्लोबल फाइनेंस पे किसी एक सेंट्रल एंटिटी का कंट्रोल नहीं रहेगा आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से। और अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो आप UAE की जो करेंसी है ये बाय करके रख सकते हो। ये करेंसी जो है ना आने वाले टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। यूरो पे शायद उतना इंपैक्ट ना आए। अगर इटली के यूरो की बैकिंग पे अगर फॉर एग्जांपल स्टेबल कॉइन आप सीजी लॉन्च कर भी दें तो शायद उतना उस पर यूरो की प्राइस में इतना इंपैक्ट फर्क ना आए, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन UAE जो करेंसी है इसकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ये मैं आपको एक सिग्नल भी दे रहा हूँ एक तरह से, कि आप UAE की जो करेंसी है उसको अगर आप होल्ड कर लेते हो, अपने पैसे उसमें रख लेते हो, तो आने वाले टाइम में UAE की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले अगेंस्ट UAE का पेयर जो है, करेंसी पेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप उसकी होल्डिंग आपके पास होगी, जैसे आज की डेट में आप डॉलर होल्ड कर लेते हो, कि जैसे आप इंडिया पाकिस्तान से, तो आपको ये होता है कि करेंसी जो है ना हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी जो डीवैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा होती है, खासकर पाकिस्तान में जो आजकल हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप डॉलर के बजाय, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप डॉलर ना, क्योंकि डॉलर पे भी बहुत ज़्यादा अटैक होंगे, US पे भी बहुत ज़्यादा अटैक होंगे। US पे बहुत कमज़ोर हो रहा है, US पे चाइना का बहुत प्रेशर है, रशिया का बहुत प्रेशर है, दुनिया की और कंट्रीज़ का बहुत प्रेशर है। स्टिल US बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिसमें आपको एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं वो UAE की करेंसी है। UAE वैसे भी एक समझ लो कि एक ऐसा कंट्री है कि उस पर मतलब उसका कोई लड़ाई झगड़े वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक ग्रोइंग
ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी एक अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, कंट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है उनका, और उन पे किसी भी तरह का वार का कोई प्रेशर नहीं है कि वो किसी के साथ उनकी किसी तरह की वार स्टार्ट हो सकती है यूएई की किसी दूसरी कंट्री के साथ, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और इस लिहाज से यूएई की अब यूएई जो है वो क्रिप्टो का फाइनेंशियल हब भी बनने जा रहा है, बन चुका है, बल्कि इस वक्त फाइनेंशियल हब बहुत जल्द वो बन भी जाएगा और काफ़ी उसकी तरफ वो जा भी रहा है, ठीक है। बहुत सारी क्रिप्टो की जो दुनिया की क्रिप्टो के मिलियनरी हैं वो सारे आप देखोगे कि वो यूएई जाके बैठे हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जिनका माइंड इन फ्यूचर जो प्लान है कि अगर वो अपनी क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्री में क्रिप्टो लीगल नहीं है, इंडिया से भी जो लोग मूव कर रहे हैं वो दुबई में जा रहे हैं। इंडिया में जितने भी क्रिप्टो के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिप्टो की बड़ी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं कि अगर जब परमिशन नहीं मिलती इंडिया में तो वो जाते हैं कहाँ, यूएई में, ठीक है, या सिंगापुर में जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों का यही माइंड है कि वो पाकिस्तान अगर छोड़ने का सोचते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो लीगल नहीं है तो वो यूएई जाना चाहते हैं, ठीक है, या वो सिंगापुर जाना चाह रहे हैं। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी होगी कि यूएई की जो करेंसी है ना आने वाले टाइम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और डॉलर के बजाय अगर आप पीकेआर को कन्वर्ट करना चाह रहे हो डॉलर में तो डॉलर में ना करो, आप यूएई जो है उसकी करेंसी में कन्वर्ट कर लो। इंडिया में आईएनआर को अगर आप डॉलर में करना चाह रहे हो तो डॉलर में ना करो, उससे सेफ जो आपके लिए जो स्पॉट है वो यूएई की करेंसी है, तो इसमें आप कर सकते हो। अब ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई है, अगर तो यूएसडीसी पे भी अटैक करता है, उसकी एक खबर आई थी, रूमर आया था, लेकिन उस पर क्लैरिफाई कर दिया कि उनको यूएस जो सर्कल कंपनी है यूएसडीसी जो इशू करती है, उन्होंने कहा कि हमें सैक की तरफ से कोई भी नोटिस इस तरह का नहीं आया कि वो हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ओपन कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि बहुत जल्द जो है ना सैक जो है वो यूएसडीसी जो सर्कल कंपनी है उसके अगेंस्ट जो है ना इन्वेस्टिगेशन ओपन करा है, लेकिन उन्होंने भी उस पर अपोलोजाइज कर लिया और रीट्वीट करके कहा कि वो जो उनको ट्रस्टेड रिसोर्सेज से वो खबर मिली थी लेकिन वो खबर गलत थी, बाई मिस्टेक उन्होंने शेयर की है। तो अगर हम सैक जो है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है, वो अगर यूएसडीसी पे भी इन्वेस्टिगेशन ओपन करता है, यूएसडीटी पे भी ओपन करता है, उसकी भी मिंटिंग पे उसकी इशू करने पे पाबंदी लगाता है, बैन लगाता है उस पर, तो फिर तो बात समझ में आती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्लियरली मेरे हिसाब से जो मैंने आपको ये थ्योरी बताई है, यही एग्जैक्टली इसी वजह से जो यूएस और चाइना का जो एंगल बन रहा है, बेसिकली उसकी वजह यही है कि इसी वजह से बीयूएसडी पे अटैक हुआ है। अब रही बात कि क्यों मार्केट जो है ना वो पंप क्यों हुई है, जो आप मार्केट अब बेहतर होती हुई नजर आई, इतनी नेगेटिव न्यूज़ थी। अब जब इसमें दो स्टोरीज हैं, हुआ ये है कि जब जैसे ही बीयूएसडी पे प्रेशर आया, बीयूएसडी जब उस पर जो नेगेटिव न्यूज़ आई है उस पर जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो सैक ने इन्वेस्टिगेशन का नोटिस भेजा, तो उस पर उसकी जो मिंटिंग पे पाबंदी लगी है, बैन हुआ है, तो लोगों ने अपने बीयूएसडी कन्वर्ट करना स्टार्ट की यूएसडीसी और यूएसडीटी में, ठीक है। लेकिन एक र्यूमर जो मैंने आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया न्यूज़ के वाले से, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने कहा कि सैक जो है वो यूएसडीसी पे भी जो है ना उस पर बैन लगा इम्पोज कर रहा है और उस पर इन्वेस्टिगेशन ओपन कर रहा है। तब जब ये वाला जो र्यूमर मार्केट में आया तो उसके बाद लोगों ने यूएसडीसी से पैसा यूएसडी से यूएसडीसी और यूएसडीटी में कर रहे थे, लेकिन लोगों को ऑलरेडी इस खबर से पहले भी लोगों को ये डर था कि यार अगर बीयूएसडी के बाद यूएसडीसी का नंबर आ गया और उसके बाद अल्लाह ना करे मतलब यूएसडीटी का नंबर आ गया, तो ऐसे में तो मतलब हम क्या करेंगे, हम अपना पैसा किस में रखेंगे। तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आई, तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ किया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने और इवन इंस्टीट्यूशंस ने जिनके पास यूएसडीटी की होल्डिंग होती है, स्टेबल कॉइन की होल्डिंग होती है, तो उन्होंने अपनी जो करेंसीज हैं उनको बीटीसी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बीटीसी और इथेरियम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इवन दूसरी करेंसीज में भी, ठीक है, जो आल्ट कॉइन्स हैं, जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों ने पैसा कन्वर्ट करना डाइवर्सिफाई करके मुख्तलिफ आल्ट कॉइन्स में भी, अच्छे आल्ट कॉइन्स में, और सबसे ज़्यादा बीटीसी और इथेरियम में, और ये एक रीज़न बना। और आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी एनालिसिस वाली वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी आ जाएं तो आप अगर डोमिनेंस देखें तो जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी डोमिनेंस गिर रही है, ठीक है, खासकर बीयूएसडी की डोमिनेंस गिर रही है, बीएनबी की डोमिनेंस गिर रही है, और जितने भी स्टेबल यूएसडीसी की डोमिनेंस गिर रही है, इवन यहाँ तक कि यूएसडीटी की डोमिनेंस भी गिर रही है। पहले जब बीयूएसडी पे क्रैकडाउन हुआ तो उस वक्त यूएसडीटी की डोमिनेंस टॉप पे चली गई थी, ठीक है, यानी ग्रीन हो गई थी, पैसा सारा यूएसडीटी में आ गया था। लेकिन अब इस वक्त जो है वो यूएसडीटी की डोमिनेंस भी गिरी है कल के दिन में। क्यों गिरी है? क्योंकि लोगों ने पैसा सारे स्टेबल कॉइन से, ना सिर्फ बीयूएसडी और यूएसडीसी, बल्कि उन्होंने यूएसडीटी से भी पैसा निकाल के ऐसी जगह पे लगाया कि जहाँ पे कोई भी डर ना हो कि कहीं पे कोई बैन ना लग जाए, हमारा पैसा कहीं फंस ना जाए, लॉस ना हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने बीटीसी और क्रिप्टो की मार्केट में पैसा लगा दिया, तो इस वजह से क्रिप्टो की मार्केट फ्लरिश हो रही है। हालांकि अगर आप देखो तो डॉलर का जो इंडेक्स है, वो जब डॉलर का इंडेक्स गिरता है ना तब बीटीसी पंप होता है और मार्केट स्टेबल होती है बीटीसी की। लेकिन इस वक्त डॉलर का जो इंडेक्स रेट है वो भी नहीं इतना गिरा, डॉलर्स का इंडेक्स रेट भी 1.350 से ऊपर ही है। अगर तो ये होता ना 103 पे होता तो एटलीस्ट फिर भी इसका हम देखते हैं। और S&P 500 को भी देखो तो वो भी एक न्यूट्रल रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रही। तो जो मार्केट क्रिप्टो की फ्लरिश हुई है उसका रीजन ये बना है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो पैसा रखें तो रखें किस में, क्योंकि जितने भी स्टेबल कॉइन्स थे वो एक तरह से सिक्योरिटी डिक्लेयर होने लगे थे। तो उनकी चांसेस थे कि सिक्योरिटी लोगों को लगने लगे थे कि सारे स्टेबल कॉइन्स सिक्योरिटीज हैं। इवन यूएसडीटी में भी पैसा रखें वो भी सेफ नहीं है, यूएसडीसी में रखें वो भी सेफ नहीं है, बीयूएसडी में रखें वो भी सेफ नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या कहा कि यार बेहतर ये है कि बीयूएसडी में बीटीसी में रख लो, इथेरियम में रख लो और लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर लो, ठीक है, नीचे जाता है तब भी कोई टेंशन नहीं है, एक होल्डिंग कर लेंगे, बाद में प्राइस वहाँ पे आ जाएगी, या अगर मार्केट पंप होती है तब भी फायदा ही है। तो ये एक रीज़न है, मार्केट के पंप होने का असल रीज़न ये है। अब ये मार्केट कहाँ तक पंप हो सकती है, अब डेवलपिंग स्टोरी है, जितनी ज़्यादा ये स्टोरी डेवलप होगी तो बीयूएसडी पे के हवाले से अगर और नेगेटिव नैरेटिव बनता है, ठीक है, बाइनेंस के हवाले से बनता है, तो ऐसे में
अगर बाइनेंस के हवाले से स्पेसिफिकली बनता है तो फिर तो एक नेगेटिव हो जाएगा। बीयूएसडी के हवाले से थोड़ा सा और मजीद बातें होती हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, या बात यूएसडीसी तक आ जाती है, तो ऐसे में भी लोग यूएसडीटी से भी पैसा निकाल के बीटीसी में लगा देंगे, और मोस्टली प्रायोरिटी होगी बीटीसी, और बीटीसी पंप करेगा तो बाकी सारे आल्टकॉइन भी उसके साथ पंप करेंगे। तो ये एक रीजन है। और कहाँ तक हो सकता है ये एक्जैक्टली कोई भी नहीं जानता कि मार्केट कितनी पंप कर सकती है, लेकिन मार्केट में इस वक्त बुलिश सिनेरियो है। अगर बीटीसी का मैं आपको बताऊं कि बीटीसी 22,100 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर 22,400 डॉलर तक भी जाता है ना बीटीसी, बिटकॉइन की प्राइस 22,400 डॉलर पे भी, तो आल्ट कॉइन आपको अच्छे खासे मजीद पंप होते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छी है उनकी, मैं आपको एक रैली नजर आएगी। और अगर बीटीसी इन केस 22,800 डॉलर पे चला जाता है तो आपको बहुत जबरदस्त किस्म की एक आल्ट कॉइन में एक रैली देखने को मिलेगी, और उस वक्त आपने एक अच्छी प्रॉफिटिंग कर लेनी है अगर आप आल्ट कॉइन में हो। बाकी आज यूएस की जब स्टॉक मार्केट ओपन होगी पाकिस्तानी टाइम 7 बजे के करीब, तो मेरे हिसाब से उस वक्त पाकिस्तानी टाइम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे 2 बजे तक का जो टाइम फ्रेम है यूएस ट्रेडिंग आवर्स जो है, इस दौरान मुझे लगता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 22,600 डॉलर तक जा सकती है, या उससे ऊपर भी, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रहेगी मेरे हिसाब से, 22,000 से ऊपर ही रहेगी यूएस ट्रेडिंग आवर्स के टाइम पे भी। और अगर 22,000, अगर बीटीसी की प्राइस 22,100 डॉलर, 22,100 200 डॉलर तक पे भी स्टेबल रहती है सिर्फ, फिर भी आल्ट कॉइन में पंप आएगा, ठीक है। ये मेरी बात आप याद रख लेना कि अगर बीटीसी की प्राइस 22,000 डॉलर से ऊपर स्टेबल रहती है फिर भी आल्ट कॉइन्स में पंप आएगा, तो ये आपने नोट कर लेना है। अभी तक अगर आप वीडियो देख लियो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक बटन दबा दो यार प्लीज़, और कमेंट अच्छा करके बता दो कि आप अभी तक अपने वीडियो देखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पर आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हालांकि अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।